हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अभिषेक कांत आपके अपने चैनल लर्निंग विद अभिषेक कांत में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है मांग का अर्थ। आपने हर इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड वाले बच्चे के मुंह से ये सुना होगा। आखिर ये मांग होती क्या है। इकोनॉमिक्स में ये वर्ड्स काफ़ी भारी भरकम लगते हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ डिमांड, डिमांड की बात कर रहे हैं। वैसे ही हम इसको जो हिंदी के माध्यम से समझते हैं, एक इच्छा करना किसी चीज़ के लिए, किसी वस्तु के लिए। ठीक है, तो वैसे ही हम आज जानेंगे डिमांड के बारे में। किसी वस्तु के लिए हम जो भी इच्छा रखते हैं वो आपकी डिमांड करती कहलाती है। डिमांड सिर्फ इच्छा पे ही निर्भर नहीं करती है। ठीक है, हमारी इच्छा है कि हम दुबई जाएं। ठीक है, तो चले जाएंगे इच्छा के अकॉर्डिंग? नहीं जा सकते हैं। इच्छा के साथ साथ हमारे पास साधन भी होने चाहिए, रिसोर्सेज। ठीक है, साथ में प्राइस मनी भी होनी चाहिए, कीमत भी होनी चाहिए। ठीक है, कि कितना हम कीमत देके वहाँ पे जा सकते हैं, वही क्या कहलाती है, मांग कहलाती है। जैसे मुझे एक लैपटॉप लेना है, तो लैपटॉप लेने के लिए सबसे पहले मेरे मन में क्या है, एक इच्छा है। मुझे क्या लेना है, लैपटॉप लेना है। और लैपटॉप लेने के लिए मेरे पास क्या होनी चाहिए, पूंजी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए। तभी जाके मैं लैपटॉप ले सकता हूँ। और पूंजी लाने के लिए मेरे पास क्या होनी चाहिए, रिसोर्स, साधन होने चाहिए। मेरी जॉब होनी चाहिए कहीं पे, पैसे आने के क्या होने चाहिए, साधन होने चाहिए। तो यहाँ से हम ये अर्थ समझ पे आया हमारा कि जो मांग होती है वो इच्छाओं तथा मूल्य पर आधारित होती है। ठीक, अब हम जान लेते हैं मांग की परिभाषा। ठीक है, मांग की परिभाषा क्या होती है उसको जान लेते हैं। ठीक है, किसी निश्चित समय में, ठीक है, किसी निश्चित समय में निश्चित कीमत, निश्चित कीमत पर हम क्या कर रहे हैं, वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। क्या करते हैं, वस्तुओं को खरीदते हैं। वही क्या कहलाती है, मांग कहलाती है। सबसे पहले आपके मन में क्या आई, एक इच्छा आई। फिर निश्चित समय आपने देखा। फिर निश्चित कीमत, कि आप उसको खर्च भी कर पा रहे हो। जैसे 50,000 का कुछ चीज़ मिल रहा है, आपके पास 30,000 ही रुपये है, तो आप उस चीज़ को नहीं कर सकते। ठीक है, उसके साथ आपके पास क्या होना चाहिए, 50,000 की कोई चीज़ है तो आपके पास 70-80 हज़ार रुपये होने चाहिए कि आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सको। कि 50,000 की मैं कोई चीज़ ले रहा हूँ तो मेरे पास इतना बच जाए कि मैं और काम भी कर लूँ। ऐसा नहीं कि 50,000 रुपये हैं तो 50 रुपये की जगह पे सामान लिया, उसके बाद भूखे सो रहे हो। ठीक है, सिर्फ इच्छा का होना ही मांग नहीं कहलाता है। मांग के साथ आपके पास कीमत उसकी देखने पड़ती है, उसके लिए निर्धारित समय होना पड़ता है। ठीक है, साधन, रिसोर्सेज देखने पड़ते हैं कि मेरे पास कितना रिसोर्स है जो मैं इस वस्तु को खरीद पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ तक हमने परिभाषा को जाना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम जानेंगे कि मांग के तत्व जो है, जिससे हम मांग करते हैं किसी भी वस्तु की, वो क्या क्या होते हैं। पहले मैंने बताया कि सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। हमें महंगे कपड़े लेने हैं तो उसके पहले क्या होनी चाहिए, हमारे मन में एक इच्छा होनी चाहिए। मुझे दुबई जाना है, आपको अमेरिका जाना है, तो सबसे पहले मन में एक इच्छा होती है किसी भी वस्तु के ऊपर, किसी भी सेवा के लिए मांग करने के लिए। तो दूसरी चीज है कि सिर्फ इच्छा से हम किसी वस्तु की मांग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी वस्तु है साधन। आपके पास रिसोर्स होने चाहिए इस इच्छा की पूर्ति करने के लिए। आपको कार लेना है, सपोज हम एक कार के माध्यम से समझते हैं, एक कार लानी है, इसकी कीमत है 10 लाख। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए, मुझे 10 लाख की कार लानी है। ठीक है, उसके साथ हमारे साधन होने चाहिए कि हमें, हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं कि हम इस कार को खरीद पाए। नेक्स्ट जो चीज आएगी आपके पास, साधन खर्च। 10 लाख की कार है तो आपके पास कितना पैसा है कि आप उस साधन को खर्च कर पाए। ठीक है, और नेक्स्ट जो चीज है वो होती है कीमत। ठीक है, आपको 10 लाख की कार लानी है, आपको कीमत पता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप कार ले आओगे। अगर 10 लाख की कार 12 लाख में चले गई, उसका रेट बढ़ गया, ठीक है, तो आप ये नहीं कि मुझे 10 लाख लेनी है, आपके पास 10 लाख रुपए थे,
ठीक है, और 12 लाख इसकी कीमत हो गई। तो कीमत भी मैटर करती है। आपने सिर्फ 10 लाख के लिए सोचा था कि मैं 10 लाख वाली कार लूँगा और यही कार लूँगा, और उसका रेट जो है बढ़ गया, तो आप वस्तु की मांग नहीं करेंगे कि नहीं मुझे 2 लाख कहाँ से लाऊंगा, कैसे करूँगा ये सब। ठीक है, तो आपकी कीमत भी वहाँ पे वैरी करती है। और थर्ड चीज़ होता है टाइम। जैसे आपने धनतेरस वगैरह का भी सुना होगा। ठीक है, एक टाइम भी रहता है कि मुझे इस टाइम पे किसी वस्तु या सेवा को क्या करना है, लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपका मैटर करती हैं मांग के लिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम मांग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, मांग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले होती है कीमत। मैंने जैसे अभी अभी आपको बताया, किसी वस्तु की कीमत 10 लाख रुपए आपने डिसाइड की थी कि मैं 10 लाख रुपए में लूँगा, और इसकी कीमत जो है बढ़ रही है, इसकी कीमत होती है 15 लाख। तो ये क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है मांग को। 10 लाख की थी, मुझे नहीं लेना 10 लाख की बात 12 लाख में। ठीक है, तो कीमत भी यहाँ पे क्या करेगी, वेरी करेगी। और दूसरी होती है सबसे मेन चीज़, उपभोक्ता की आय। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को कार लानी है 10 लाख की, तो उसकी सैलरी जो पर ईयर है वो 80,000 होनी चाहिए। अगर उसकी सैलरी सिर्फ वो 2,000 रुपये महीने कमा रहा है और इच्छा उसकी कितनी है 10 लाख कार लेने की, तो वहाँ पे हो नहीं पाएगा कि वो उस कार को खरीद पाए। अगर कीमत आपको पता है 10 लाख रुपए, ठीक है, और आपकी सैलरी 2,000 है, तो यहाँ पे आप उस कार को नहीं खरीद पाओगे। अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है और आप क्या कर रहे हैं, खर्च ही नहीं कर रहे हैं किसी वस्तु पे। नेक्स्ट जो होती है जनसंख्या। अगर किसी देश की जनसंख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगी, वस्तु और सेवाओं की मांग क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जनसंख्या अगर कम हो जाती है, तो वहाँ पे वस्तु और सेवाओं की मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये भी क्या करता है, मांग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट जो देखें, सरकार की कर नीति। अगर देखिए किसी वस्तु पर टैक्स ज़्यादा है, तो आप उस वस्तु को नहीं खरीदेंगे, और किसी वस्तु पर टैक्स कम है तो उस वस्तु को आप खरीदेंगे। तो कर नीति भी क्या करती है, मांग को प्रभावित करती है। अब ज़्यादा टैक्स है किसी वस्तु पे, तो आप बोलेंगे कि हटाओ इसको, हम दूसरी वस्तु को लेंगे, है ना। होता है, यहाँ सब क्या करते हैं, अपना बेनिफिट देखते हैं। तो अगर हम वस्तुओं की इच्छा करेंगे, तो अपने इच्छा क्या करेंगे, अच्छाई के लिए करेंगे। तो सरकार की अगर कर नीति ज़्यादा है, टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है आपको, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखेंगे हम, व्यापार चक्र का प्रभाव। अब देखेंगे कि व्यापार चक्र से क्या समझ रहे हैं आप। अगर देखिए कहाँ कहीं पे व्यापार क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, जैसे आपने संडे मार्केट सुना होगा, वहाँ पे वस्तुओं का क्या हो रहा है, व्यापार ज़्यादा हो रहा है, तो मांग भी ज़्यादा होगी। ठीक है, और वस्तुओं का व्यापार कम है, जैसे डिमांड ही नहीं है। यहाँ पे जैसे हम सब्जी मंडी जाते हैं, तो वहाँ पे सब्जी की डिमांड ज़्यादा रहती है, व्यापार वहाँ पे क्या रहता है, ज़्यादा रहता है सब्जी का डिमांड का। ठीक है, मांग ज़्यादा रहेगी। अगर उसके जगह पे हम वहाँ पे कपड़े रख देंगे, तो उस चीज़ की डिमांड उतनी नहीं रहेगी। तो व्यापार चक्र का भी इसमें प्रभाव दिखता है मांग को प्रभावित करने में। इससे आगे हम देख लेते हैं भौगोलिक दशाएं। भौगोलिक दशाएं भी क्या होती हैं, मांग को प्रभावित करती हैं। ठीक है, किसी देश में क्या हो रहा है, अगर गर्मी ज़्यादा है, तो गर्मियों में हम गर्मी वाले कपड़े पहनेंगे, और ठंडियों का मौसम है तो ठंडे वाले कपड़े पहनेंगे। तो ये क्या है, भौगोलिक दशाएं भी क्या करती हैं, मांग को प्रभावित कर रहे हैं कि कहाँ पे हमें गर्मियों में गर्मी के कपड़े पहने, तो उन वस्तुओं की मांग ज़्यादा होगी। ठीक है, और ठंडियों के टाइम के कपड़े क्या हो जाएगी, इनकी मांग कम हो जाएगी। तो मांग को प्रभावित करने वाले कारक जो होंगे, वो भौगोलिक दशाएं भी होंगी। नेक्स्ट जो आएगा, उपभोक्ताओं की रुचि। अब कोई भी उपभोक्ता, सपोज यानी मैं अपने आप को ले लेता हूँ, मुझे किसी वस्तु में रुचि है, सपोज मुझे क्रिकेट में रुचि है, तो मैं क्रिकेट की वस्तुओं की मांग करूँगा। अगर मेरी उस वस्तु में क्या हो जाते हैं, कमी आ जाती है, जैसे मैंने एक बैट लिया, ठीक है, उसमें क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, मतलब वो अच्छा बैट नहीं निकलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मेरी मांग उस वस्तु के प्रति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उपभोक्ताओं की रुचि भी मांग पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट जो देखेंगे,
भविष्य में मूल्य घटने या बढ़ने की संभावना। अब देखिए, जो मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 10 लाख प्राइस था कार का, और वो बढ़ के कितना हो गया, 12 लाख हो गया, तो क्या वो आदमी उस वस्तु को खरीदेगा? बिल्कुल नहीं खरीदेगा। कोई चीज़ आपको 10 लाख रुपए में मिल रही थी, आपकी बात हुई थी, एक समय निर्धारित किया था कि 12 तारीख को, ठीक है, 12 दिसंबर 2024 को मैंने क्या करना है, वो वस्तु खरीदनी है, और उसका प्राइस बताया था आपको 12 लाख। ठीक है, आप 12 तारीख को वहाँ पे पहुँची, उन्होंने कहा कि ये वस्तु आपकी जो होगी वो 10 लाख की जगह 12 लाख हो चुकी है, तो आप क्या करोगे, उस वस्तु को नहीं खरीदोगे। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है प्रतिस्थापन वस्तुओं की कमी कीमत। ठीक है, अब देखिए आपने किसी वस्तु को खरीदना था, जैसे सेब खरीदना था, ठीक है, और सेब के रेट जो है बढ़ गए हैं, सेब क्या हो गए, रेट बढ़ गए हैं, और आपको दिख गए वहाँ पे अमरूद। आपने कहा अमरूद, सेब को हटाओ, हम क्या लेंगे, अमरूद लेंगे। प्रतिस्थापन मतलब एक वस्तु की जगह दूसरा वस्तु। पे देख लेते हैं समाज में आय का वितरण। किसी में आय ज़्यादा है किसी वस्तु के लिए और किसी वस्तु के लिए कम है, तो वहाँ पे क्या करेगा, मांग को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने सीखा कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। सबसे पहले हमने जाना कीमत को। ठीक है, सबसे पहले हमने जाना किस चीज़ को, कीमत को। उसके बाद उपभोक्ता की आय को। ठीक है, दूसरा देश की जनसंख्या के बारे में जाना, फिर सरकार की कर नीति के बारे में जाना, व्यापार चक्र का प्रभाव, कैसे कि व्यापार चक्र होगा, व्यापार वहाँ के अनुकूल दशाओं के बारे में जाना। इसके बाद उसके बाद हमने उपभोक्ताओं की रुचि के बारे में जाना कि कैसे एक उपभोक्ता अपनी रुचि के अनुसार वस्तुओं की मांग कर सकता है। तीसरा हमने जाना भविष्य में मूल्य घटने बढ़ने की अवस्था में क्या हो जाती, मांग में कमी या बढ़ोतरी हो जाएगी। प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत, अगर वस्तुओं की जगह दूसरी वस्तु आपको मिल रही है तो आप क्या करते हैं, कीमत के अनुसार वस्तु की मांग करते हैं। और लास्ट जो हमने समझा, समाज में आय का वितरण। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।